आगे बढ़ते हैं। इधर दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कई बड़े ऐलान किए गए। इसी कड़ी में सरकार ने शिप बिल्डिंग एंड मैराटाइम सेक्टर को मजबूती देने के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपए की बड़ी योजना को मंजूरी दी है। इस रकम में 24,736 करोड़ रुपए शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, 25,000 करोड़ रुपए मैराटाइम डेवलपमेंट फंड और 19,979 करोड़ रुपए शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम के लिए तय किए गए। सरकार का कहना है कि अगले 10 सालों में रिफॉर्म भारतीय शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को नई ऊंचाई देंगे। शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम के तहत जहाज बनाने वाली कंपनियों को लागत कम करने के लिए मदद दी जाएगी। 100 करोड़ रुपए से कम कीमत वाले जहाज पर 15% की सहायता दी जाएगी। 100 करोड़ से ऊपर के जहाज पर 20% की सहायता और ग्रीन हाइब्रिड या स्पेशल जहाजों के लिए 50% तक की सहायता मिलेगी। ये योजना मार्च 2036 तक जारी रहेगी। इसके अलावा जहाज तोड़ने को बढ़ावा देने के लिए शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट योजना लाई गई है। इसके तहत भारतीय यार्ड में पुराने जहाज को स्क्रैप करने पर उसकी वैल्यू का 40% क्रेडिट नोट मिलेगा, जिसे नए जहाज के निर्माण में इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये नोट 3 साल तक वैलिड रहेगा और ट्रांसफर भी किया जा सकेगा। सरकार ने मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड के तहत 5,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट इनोवेटिव फंड बनाने की भी मंजूरी दी है, जिससे बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भारतीय शिपयार्ड्स को दिए गए लोन पर 3% तक का प्रोत्साहन मिलेगा। इस कदम से निवेश को बढ़ावा मिलेगा। करीब 30 लाख नौकरियां जनरेट होंगी। ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा और निर्यात में तेजी आएगी। हाल ही में सरकार ने बड़े जहाजों को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस भी दिया था। वहीं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बीपीसीएल, आईओसी और एचपीसीएल के साथ मिलकर बेड़ा बनाने और चलाने के लिए समझौता किया। इसका असर शेयर बाजार में भी दिखा, जहां शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गार्डन रीच और कोचिन शिपयार्ड के शेयरों में तेजी दर्ज की गई। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्री शक्ति बढ़ाने और शिप बिल्डिंग सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए 3 बड़ी योजनाओं की घोषणा की थी। मोदी ने अन्य देशों पर भारत की निर्भरता को उसका मुख्य दुश्मन बताया और आत्मनिर्भरता के मूल मंत्र पर जोर देते हुए कहा था कि चिप हो या शिप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। क्या कुछ कहा सुनिए में ये कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी है। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस अप्रूव किया गया आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने। 78 डेज का 1866 करोड़ रुपीस का बोनस रेलवे के सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। करीब 10,90,000 कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिलेगा रेलवे का। और रेलवे में बहुत अभी रिसेंट टाइम्स में कार्गो बढ़ के 1.6 बिलियन टन पे हुआ है, जो कि यूएस, रशिया और यूरोप से बढ़ के भारत ऑलरेडी नंबर 2 पे पहुंच गया है बाय डूइंग ऑल दीज रिफॉर्म्स एंड इम्प्रूविंग द कैपेसिटी ऑफ रेलवेज। दरअसल भारत चाहे इंपोर्ट करे चाहे एक्सपोर्ट करे, आप 80% जो भी चीज़ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है भारत, वो शिप द्वारा ही जाती है। बड़े बड़े कंटेनर्स में जाती है, कंसाइनमेंट्स में जाती है, सब कुछ हवाई जहाज से नहीं जाता है दूर देशों में। ऐसे में भारत का जो परसेंट है वो लगभग 2.5 से 3% हिस्सा ही है मैरिटाइम में, और ये सारे पैसे देश से बाहर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले गुजरात विजिट किया था। वो अंडर वाटर भी गए थे, वहाँ के जो प्रोजेक्ट्स थे उसको देखा था और कहा था कि बहुत जल्दी हमें इस लाइन में भारत को मजबूत करना है। आज कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव आया था मैरिटाइम और शिपिंग को लेकर, और लगभग 70,000 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर कर दिए गए। आगे बढ़ते हैं। ईसीआई ने राज्यसभा उपचुनाव की घोषणा की है और चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। पंजाब की 1 और जम्मू कश्मीर की 4 खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए उपचुनाव 24 अक्टूबर 2025 को होंगे। पंजाब में सांसद संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई थी। वहीं जम्मू कश्मीर में 4 सीटें फरवरी 2021 से खाली हैं। आपको बता दें कि पंजाब में लुधियाना पश्चिम से आप विधायक
गुरप्रीत गोगी बस्सी का जनवरी 2025 में देहांत हो गया था, जिस पर 19 जून 2025 को उपचुनाव हुआ था, जिसमें राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा की जीत हुई थी। विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद संजीव अरोड़ा ने राज्यसभा पद से इस्तीफा दे दिया था, तो सीट खाली हो गई। इसी खाली सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। चुनाव आयोग ने 24 सितंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी के उपचुनाव की घोषणा की है। वहीं उपचुनाव का नोटिफिकेशन 6 अक्टूबर 2025 को जारी होगा। नामांकन 13 अक्टूबर तक होगा। नामांकन 16 अक्टूबर तक भरे जाएंगे और 24 अक्टूबर की सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। 24 अक्टूबर की शाम को ही मतगणना करके नए राज्यसभा सांसद का ऐलान कर दिया जाएगा। संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद पंजाब के राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया को पंजाब से राज्यसभा में भेजा जा सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल हाल ही में सांसद बनने से इनकार करते हुए नजर आए थे। राज्यसभा में जाने की अटकलों पर भी उन्होंने विराम लगा दिया था। ऐसे में पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति ही फाइनल करेगी कि राज्यसभा में कौन जाएगा। तो वहीं जम्मू एंड कश्मीर की चारों सीटें फरवरी 2021 में खाली है। चुनाव आयोग ने 22 सितंबर 2025 को उपचुनाव की घोषणा की है और उपचुनाव का नोटिफिकेशन 6 अक्टूबर को जारी होगा। नामांकन 13 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। 16 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। 24 अक्टूबर की सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी और चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी सांसद और जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा है कि एक देश एक चुनाव का देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर होगा। उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट में इसका कारण जीडीपी में लगभग 1.6% की वृद्धि और 7 लाख करोड़ रुपए का फायदा बताया गया है। चुनावी खर्च, प्रशासनिक प्रभाव और पर्यटन उद्योग पर असर समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। उन्होंने इसे देश हित का विषय है। देश भर में एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर बातचीत तेज है। ऐसे में भाजपा सांसद और वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से बनाई गई जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, उसके अध्यक्ष पीपी चौधरी ने एक देश एक चुनाव के बैठक को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव का देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव होगा, इसलिए इस विषय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अर्थशास्त्रियों को भी बुलाया गया ताकि चुनाव के साथ साथ होने वाले फायदे और नुकसान को समझा जा सके। इस दौरान पीपी चौधरी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी रिपोर्ट में बताया गया है कि इससे देश की जीडीपी में लगभग 1.6% की बढ़ोतरी होगी, जिसे लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ भी होगा। इसके साथ ही चुनावी खर्च और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद सरकारी अधिकारियों का चुनावी मोड में चले जाने से आम जनता की समस्या पर ध्यान न देना और पर्यटन उद्योग को नुकसान होने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इस दौरान पीपी चौधरी ने आगे कहा कि यदि चुनाव एक साथ कराए गए तो भारत के विकास का लक्ष्य विकसित भारत 2047 समय से पहले पूरा हो सकता है। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं बल्कि देश हित का विषय है। समिति के सभी सदस्य सकारात्मक और रचनात्मक नजरिए से इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहा पीपी चौधरी ने, सुनाते हैं आप। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन में इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है, चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, इसमें इकोनॉमी का बड़ा रोल है, अर्थव्यवस्था का बड़ा रोल है। तो इसके लिए हमने पूरे देश के और इवन इंटरनेशनल लेवल के इकोनॉमिस्ट जो हैं और फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी हैं और बहुत ही रिनाउंड इकोनॉमिक्स हैं जो पनगड़िया जी हैं, अरविंद पनगड़िया जी, और डॉक्टर भल्ला जी को बुलाया है। और उसके बाद में आफ्टरनून में मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी जो बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उनको बुलाया है और उनसे कमेटी जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हैं वन नेशन वन इलेक्शन के, साइमल्टेनियस इलेक्शन होना, एक साथ इलेक्शन होने से अर्थव्यवस्था में, देश की अर्थव्यवस्था में कितना फर्क पड़ेगा,
तो इन लोगों से सलाह मशविरा करेंगे, क्योंकि जो रामनाथ कोविंद कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें ये बताया गया है कि एक साथ चुनाव होने से देश की अर्थव्यवस्था में 1.6% जीडीपी का इजाफा होता है। आज देश के मशहूर अर्थशास्त्री और लेट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के बहुत नज़दीक से जिन्होंने काम किया, मोंटेक सिंह अहलूवालिया को आज इस कमेटी ने बुलाया था। मोंटेक सिंह अहलूवालिया इकोनॉमी के अच्छे जानकार हैं। उन्होंने कमेटी सदस्यों को इसके बारे में ब्रीफ किया कि इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में जीएसटी को लेकर हुई बैठक उस वक्त बवाल का अखाड़ा बन गई जब बीजेपी विधायक बावन सिंह और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भवानी भीख शुक्ला के समर्थक आमने सामने आ गए। देखते ही देखते माहौल गर्मा गया और दोनों पक्षों के बीच जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। नारेबाजी के बाद स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पथराव और मारपीट होने लगी। अचानक हुए इस हंगामे की वजह से सभागार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दोनों पक्षों के समर्थकों ने लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से एक दूसरे पर हमला किया। गुस्साए लोगों के बीच पुलिस भी लाचार दिखाई दी। इस घटना में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। इनमें ब्लॉक प्रमुख के बेटे भी चोटिल होने की खबर मिली है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल गोंडा में जीएसटी की दरें कम करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी व संघ के कार्यकर्ता लगातार ब्लॉक स्तर पर व्यापारियों, कार्यकर्ताओं व अन्य लोगों के साथ धन्यवाद ज्ञापित कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को कटरा ब्लॉक परिसर में बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में जीएसटी में मिली छूट को लेकर धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और कार्यक्रम के संयोजक भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विद्याभूषण द्विवेदी बनाए गए। विद्याभूषण द्विवेदी द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में ब्लॉक सभागार के अंदर कटरा बाजार से ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भवानी भीख शुक्ला, उसके दोनों बेटे भी मौजूद थे। इस बैठक के बीच में ही भाजपा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि और बीजेपी विधायक दोनों के समर्थकों के बीच नारेबाजी को लेकर पहले कहासुनी हुई। उसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। थोड़ी ही देर में बात हाथापाई से बढ़कर लाठी डंडे के साथ ईंट पत्थर तक पहुंच गई। हम आपको विजुअल सिखा रहे हैं जहां मारपीट हुई है और बीजेपी में ही थी। दरअसल पंचायत चुनाव भी है और उसको लेकर भी दोनों पक्ष आमने सामने थे। क्या कुछ कहना है पुलिस प्रशासन का? थाना क्षेत्र अंतर्गत जो कटरा बाजार ब्लॉक है, वहां पर दो पक्षों के मध्य किसी बात को लेकर झगड़ा व मारपीट हो गई है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर पर्याप्त पुलिस फोर्स के साथ पहुंचा गया। दोनों पक्षों को तत्काल समझा बुझाकर अलग किया गया और यह भी संज्ञान में आया है कि इस घटना में कुछ लोगों को चोटें आई हैं सामान्य प्रकार की, जिन्हें तत्काल मेडिकल हेतु पास के सीएचसी में भिजवा दिया गया है।